जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उपभोक्ता से संबंधित मैं 15 टोटल 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो है, एक बार देखें और मैं सारी चीज़ें, सारा कंटेंट मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। विगत कई दिनों से कई बार मैंने देखा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की पृष्ठ कब की गई? ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 7 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2018 और ऑप्शन डी 10 अगस्त 2019। हमारा सही जवाब है 9 अगस्त 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था। 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि यह 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। अगर कोई आपसे पूछे उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया, तो आप बोलेंगे 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किस उपभोक्ता अधिकार की गारंटी नहीं है? ऑप्शन ए चुनने का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण का अधिकार, ऑप्शन सी सुनवाई का अधिकार या ऑप्शन डी निवारण मांगने का अधिकार। हमारा सही जवाब है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है, बाकी चुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने अधिकार दिए गए हैं? तो हम बताएंगे 6 अधिकार दिए गए हैं। 3 अधिकार यहाँ पे हैं और 3 अधिकार अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 6 अधिकृत उपभोक्ता अधिकार प्राप्त हैं। मैंने बताया था आपको 6 अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला अधिकार हमारा है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा अधिकार है सूचित किए जाने का अधिकार, और तीसरा अधिकार है चुनने का अधिकार, और चौथा है सुनवाई का अधिकार, और पांचवा है निवारण मांगने का अधिकार, और छठा हमारा लास्ट अधिकार है उपभोक्ता जागरूकता अधिकार। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता या आदमी, विदेशी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए उपभोक्ता। कोई उपभोक्ता कर सकता है या किसी भी समय लागू कानून के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ कर सकता है, या केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार कर सकता है, या कोई केंद्रीय प्राधिकरण, या एक से अधिक उपभोक्ता जहां कई उपभोक्ताओं का समान हित हो, वो कर सकता है। उपभोक्ता का मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी भी कर सकता है तथा कानूनी प्रतिनिधि भी कर सकता है। उपभोक्ता के नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता पिता कानूनी अभिभावक या माता पिता अन्यथा कानूनी अभिभावक भी जो हैं शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां हैं? ऑप्शन ए पंचायत आयोग, ऑप्शन बी नगर आयोग, ऑप्शन सी राज्य आयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, राज्य आयोग। उपभोक्ताओं की शिकायत का असल, त्वरित और सस्ता निवारण करने के लिए अधिनियम के तहत अर्ध न्यायिक निकाय स्थापित किए गए हैं। इन्हें 3 स्तरों पर स्थापित किया गया है। पहला जिला, दूसरा राज्य और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा या जिला आयोग, और दूसरा जो है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या फिर राज्य आयोग, और तीसरा हमारा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। हमारा 5वां सवाल है, जिला आयोग राजकोषीय क्षेत्राधिकार क्या है? जिला आयोग राजकोषीय क्षेत्राधिकार क्या है? ऑप्शन ए 1 करोड़ तक, ऑप्शन बी 5 करोड़ तक, ऑप्शन सी 10 करोड़ तक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर हम जिला की बात करें तो जिला तक जो है 1 से लेकर 15 तक, मतलब 1 से लेकर 1 लाख से लेकर, मतलब जीरो बैलेंस से लेकर 15 लाख तक जो है जिले में होगा।
अगर 15 लाख से ऊपर है तो राज्य के स्तर पर होगा। कहाँ तक? 15 लाख से लेकर, मतलब 16 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अगर है तो राज्य पर होगा, तथा 1 करोड़ से अधिक है अगर, तो आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें जो सॉल्यूशन है ये हमको गलत लग रहा है, एक बार आप भी चेक कर सकते हैं गूगल से। ओके, छठा प्रश्न है हमारा, शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? ऑप्शन ए घरेलू कोर्ट, ऑप्शन बी जिला अदालत, या ऑप्शन सी जिला फोरम, या ऑप्शन डी राज्य मंच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिला अदालत पे। शिकायत जिला आयोग के दर्ज किए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर विरोध पक्षों का व्यवसाय या निवास स्थान, या शिकायतकर्ता का व्यवसाय या निवास स्थान, या जहां कार्रवाई का कारण है पूर्णतया आंशिक के रूप में उत्पन्न होता है। हमारा 7वां सवाल है, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां क्या हैं? केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां क्या हैं? हमारा पहला ऑप्शन है अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अधिकारों को लागू करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा सभी हो जाएगा, यानी अधिकारों को बढ़ावा देने का अधिकार है, शक्तियां प्राप्त हैं, अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अधिकारों को लागू करने की शक्तियां हमें प्राप्त हैं। संघ प्राधिकरण उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, उन्हें बढ़ावा देगा और उन्हें लागू करेगा। अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकेगा। हमारा 8वां सवाल है, केंद्रीय प्राधिकरण की जांच शाखा का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ये सारे जो 20 सवाल मैं लेकर आया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूँ आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मतलब सरल चीज़ें सभी कर लेते हैं, लेकिन जो टफ होता है, जो वो करता है ना, उसी को सिलेक्शन मिलता है। तो हर बाजी आपको जीतनी है, चाहे आसान बाजी हो चाहे कठिन बाजी हो। केंद्रीय प्राधिकरण की जांच शाखा का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी महानिर्देशक, या इनमें से कोई नहीं। महानिर्देशक इसका सही जवाब है। केंद्रीय प्राधिकरण की जांच शाखा का प्रमुख जो होता है महानिर्देशक होता है। केंद्रीय प्राधिकरण के अन्वेषण विंग या नेतृत्व महानिर्देशक द्वारा किया जाएगा, जो जांच या अन्वेषण करेगा। हमारा 9वां प्रश्न है, क्या केंद्रीय प्राधिकरण का कोई मुख्य आयुक्त होता है? हाँ, नहीं या शायद। इसका सही जवाब है हाँ, केंद्रीय प्राधिकरण का एक आयुक्त होता है। केंद्रीय प्राधिकरण के एक मुख्य आयुक्त और कई अन्य आयुक्त शामिल होते हैं। हमारा 10वां सवाल है, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्ष, या ऑप्शन सी केंद्र सरकार, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्र सरकार। मुख्य आयुक्त और कई अन्य आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। हमारा 11वां सवाल है, क्या केंद्रीय प्राधिकरण के पास स्वप्रेरणा शक्तियां हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, या शायद। हाँ इसका सही जवाब है। केंद्रीय प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में स्वप्रेरणा से प्राप्त शिकायत पर केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच कर सकता है या जांच करवा सकता है। हमारा 12वां सवाल है, क्या केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करने का अधिकार है? हाँ, नहीं या शायद। हाँ इसका सही जवाब है हाँ, केंद्रीय प्राधिकरण जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है, जैसा भी मामला हो। हमारा 3रा सवाल है, किस आधार पर आप उत्पाद निर्माता से मुआवजे का दावा नहीं कर सकते? ऑप्शन ए विनिर्माण दोष में, या डिजाइन में दोष में, या विनिर्देश से विचलन में, या उपभोक्ता द्वारा क्षतिग्रस्त। दोस्तों इसका आप सही ऑप्शन डी है,
मतलब यदि उपभोक्ता स्वयं उत्पाद को नुकसान पहुंचाता है तो वह मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। एक उत्पाद निर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई में उत्तरदायी होता है। उत्पाद में विनिर्माण दोष है या उत्पाद का डिजाइन दोषपूर्ण है या विनिर्देशों से विचलन है या उत्पाद स्पष्ट गारंटी के अनुरूप नहीं है या उत्पाद किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सही उपयोग के लिए पर्याप्त निर्देश है या उचित या गलत उपयोग के बारे में कोई चेतावनी देने में विफल रहा है, तो एक उत्पाद निर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई में उत्तरदायी होगा, और भले ही वह किसी भी उत्पाद की स्पष्ट गारंटी बनाने में लापरवाह या धोखाधड़ी ना कर रहा हो। हमारा 14वां क्वेश्चन है, क्या उपभोक्ता को आयोग में अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए वकील की आवश्यकता है? ऑप्शन हाँ, शायद या नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नहीं। उपभोक्ता आयोग अल्पकालीन और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अर्धकानूनी निकाय है जिन्हें जटिल कानूनी कार्यप्रणाली से मुक्त रखा गया है। इसका तरीका बहुत ही सरल है। इसके अलावा उन्हें सिविल कोड के बंधनों से मुक्त रखा गया है। इसमें वकील या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। वकील और उपभोक्ता स्वयं या अपने प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड देख सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारा 15वां सवाल है, शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 1 साल के भीतर या 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर या 10 साल के भीतर? ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगर आपको शिकायत दर्ज करना है तो आप 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की तिथि से लगभग 2 वर्ष की अवधि होगी। जिस दिन से कार्रवाई का कारण सामने आया है उसका मतलब है कि सेवा में कमी या माल की वृद्धि सामने आने पहचानने के दिन से 2 वर्ष से शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि भी कहा जाता है। हमारा 15वां सवाल है, क्या आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क है? हाँ, नहीं या शायद? नहीं होगा। प्रत्येक दर्ज की गई शिकायत के साथ शुल्क संलग्न किया जाएगा जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर तैयार किए गए रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या जिला आयोग के अध्यक्ष या राज्य आयोग के नामांकन केंद्र या राष्ट्रीय आयोग के रजिस्ट्रार के लिए रेखांकित भारतीय पोर्टल ऑर्डर के माध्यम से देय होगा और उस व्यक्तिगत स्थान पर देय होगा जहां जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग स्थित है या संबंधित आयोग द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के माध्यम से देय होगा। दोस्तों, यानी कि इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, मतलब आप आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। हमारा 17वां सवाल है, अपील दायर करने के लिए जमा की जाने वाली राशि में कितने परिवर्तन किया हुआ है? कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? अपील दायर करने के लिए जमा की जाने वाली राशि में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 10%, 25% या 30% या 50%? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 50%। राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील के लिए कुल पुरस्कार की राशि 50% निचली अदालत द्वारा पारित किया गया था। हमारा 18वां सवाल है, क्या ई कॉमर्स वेबसाइट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शामिल है? हाँ, नहीं या शायद? इसका सही जवाब है हाँ। सीपी अधिनियम 2019 के तहत ई कॉमर्स का अर्थ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने या बेचने का है। हमारा 19वां सवाल है, इस अधिनियम में नुकसान से तात्पर्य है उत्पाद के अलावा किसी अन्य संपत्ति को नुकसान या व्यक्तिगत चोट या बीमार या मृत्यु या व्यक्तिगत चोट या बीमारी या संपत्ति में हुए नुकसान से उत्पन्न मानसिक पीड़ा या भावनात्मक संकट या उपरोक्त से सभी। इसमें उपरोक्त सही मतलब ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। किसी भी उत्पाद देयता के बारे में नुकसान में शामिल है
जैसे उत्पाद के अलावा किसी संपत्ति को नुकसान या व्यक्तिगत चोट, बीमारी या मृत्यु, या व्यक्तिगत चोट या बीमारी या संपत्ति को नुकसान के कारण मानसिक पीड़ा या भावनात्मक संकट, या आप संघ या सेवाओं की कोई हानि या उपखंड संदर्भित नुकसान से उत्पन्न अन्य हानि, लेकिन इससे उत्पाद को होने वाली कोई हानि या गारंटी शर्तें के उल्लंघन के कारण संपत्ति को होने वाली क्षति, या इससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष या आकस्मिक या परिणामी हानि सहित होने का वाणिज्य या आर्थिक हानि शामिल नहीं होगा। हमारा 20वां और आखिरी सवाल है, यदि उत्पाद स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या मैं मुआवजे का दावा कर सकता हूँ? हाँ, नहीं या शायद। नहीं, हाँ या शायद। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समय लें और सोचें विचारें और इसका आंसर देने का आप प्रयास करें। इसका सही जवाब है नहीं। नहीं, उत्पाद को हुई क्षति उत्पाद दायित्व मुआवजे का आधार नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा 20 सवाल जो है समाप्त होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत कठिन है, इस वजह से चीज़ें बहुत कम समझ में आई होंगी। मैं आप सभी दोस्तों से एक बार कहूँगा कि मेहनत तो आप सभी को करना पड़ेगा। हर बार आप आसान चीज़ें ही नहीं पढ़ेंगे, कभी कदार क्या होगा, टफ चीज़ें भी पढ़नी होगी, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत हाई हो चुका है। तो एक बार अच्छे से रिवीजन, फिर से दोबारा अगर आप रिवीजन कर लेंगे ना इस 20 क्वेश्चनों को, तो आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, तथा आपके मन में कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन यार दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा आपको सफलता मिले, आपको हिम्मत मिले, ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।